गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर हाजिर हूँ। आइए अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गांधी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैं इसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा, ज़्यादा मैं बड़ा इसको करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आपके लेवल के स्तर से ही ये होना चाहिए। तो गांधी मूवमेंट को पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि गांधी जी के मूवमेंट का बेस है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखा दूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सत्याग्रह जो है, इसकी सबसे पहला पॉइंट है कि सत्याग्रह सत्य की शक्ति पे आग्रह किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ आप सत्य की शक्ति पर किसी से आग्रह कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो सत्य की खोज पे जोर दिया जाता है। सत्य की खोज पे जोर दिया जाता है, यानी इन्वेंशन ऑन ट्रूथ, इन्वेंशन ऑन ट्रूथ, सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है और इसी के आधार पर सत्याग्रह बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड इन्वेंशन ऑफ ट्रूथ, सत्य की शक्ति पे जोर दिया जाता है, सत्य की शक्ति पे आग्रह किया जाता है और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट देखिए। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। सत्याग्रह जो है एक शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, यह एक शारीरिक बल नहीं है। इट इज अ क्या, इट इज अ इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। इट मीन्स यह एक आंतरिक बल है जो किसी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा और शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हो तो वह सत्याग्रही हो ही सकता है। सत्याग्रही जो है वो इंटरनल फोर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति सत्याग्रही कैसे बन सकता है। सत्याग्रही में अगला हम क्या करते हैं कि सत्याग्रही जो होता है वो अपने सत्याग्रही अपने शत्रु को कभी भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता है। कष्ट इन द सेंस वो उसे फिजिकली रूप से टॉर्चर नहीं कर सकता है। नॉट टॉर्चर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, मतलब वो शारीरिक रूप से अपने दुश्मन को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। सत्याग्रही अभी नहीं चाहता है, अगला पॉइंट है कि उसके शत्रु का विनाश हो जाए, उसका शत्रु पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये एक सत्याग्रही कभी नहीं चाहेगा। और सत्याग्रह में दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता। यानी आप अपने शत्रु के लिए कोई वैसी भावना नहीं रख सकते हैं जिस भावना के आधार पर आप अपने शत्रु को शारीरिक कष्ट पहुंचाए। ये सत्याग्रह के बारे में कुछ पॉइंट्स दी गई थी, 4-5 पॉइंट्स जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। और सत्य जो होता है वो किसी भी आत्मा का आधार होता है। ट्रूथ इज द बेस ऑफ सोल। सत्य जो होता है आत्मा का आधार होता है। और इसी सत्याग्रह में मैंने कल भी बताया था कि सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के 2 पार्ट है। अहिंसा जो होता है वह सर्वोच्च बल है, यानी बिगेस्ट पावर है जो वो नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ आवर लाइफ। अहिंसा जो हमारे जीवन का सर्वोच्च पावर है। और इसी में कुछ और पॉइंट्स है कि इसमें दूसरे के लिए प्यार की लॉ चलती है, यानी कि हम दूसरे के लिए आदर का भाव रखते हैं, दूसरे को शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाते। मेनली यही 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप सत्याग्रह को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो इस आधार पर आप सत्याग्रह को डिफाइन कर सकते हैं। आइए अब हम इसी सत्याग्रह को बेस मान करके गांधी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे।
गांधी जी का जो भारत में पहला मूवमेंट है उसका नाम है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, देखिए यहाँ पे भी ये बातें निकल के आ रही है। चंपारण सत्याग्रह, एक चीज मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि 1916 में जब गांधी जी इंडिया कुछ समय तक आ चुके थे तो उन्होंने अहमदाबाद में उसी आधार पर एक आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद के साबरमती नामक स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की, जो साबरमती आश्रम के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये उसी आश्रम की तर्ज पे है जो दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम, जो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम बनाया गया था। तो भारत में गांधी जी के जितने मूवमेंट होते हैं उन सभी मूवमेंट के जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम्स है, वो इसी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में तय किए जाते थे और उनको देश के विभिन्न भागों में इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो गांधी का एक साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, और गांधी जी का एक और आश्रम है महाराष्ट्र के वर्धा में, जो कि काफी फेमस आश्रम है। और गांधी जी के अलावा भारत में और भी कई लोगों ने आश्रम बना करके देश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है, लेकिन फिलहाल हम गांधी जी के बारे में जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में ब्रीफ नॉलेज दे दूं, चंपारण बिहार का एक जिला है। जिस टाइम गांधी जी चंपारण जाते हैं, यह आजादी से पहले चंपारण बिहार के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में से एक हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम में इसे दो भागों में बांट दिया गया है, एक वेस्ट चंपारण और दूसरा ईस्ट चंपारण। एक को बेतिया कहा जाता है, दूसरे को मोतिहारी कहा जाता है। तो गांधी जी का जब चंपारण आगमन होता है तो चंपारण की सबसे पहली समस्या क्या थी, यहाँ जो जिस क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता था चंपारण के पीजेंट्स के द्वारा, वह इंडिगो क्रॉप्स था। और इंडिगो क्रॉप्स की जो मार्केट वैल्यू है वो पीजेंट नहीं तय करते थे, वो यहाँ के जो फैक्ट्री ओनर हुआ करते थे, मिल मालिक हुआ करते थे, वो तय करते थे। तो एक तो किसान अपनी प्रोडक्शन का खुद प्राइस नहीं तय कर रहा है, यहाँ पे उसके लिए समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा कि 1890s के डिकेड में जर्मनी के द्वारा लैब्स में इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाने लगा, जिसके कारण इन इंडिगोस की डिमांड काफी कम गई। तो एक समस्या किसान की एक समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही थी, दूसरी प्रॉब्लम थी, और जो तीसरी प्रॉब्लम थी किसानों से बेकार कराया जाता था। ये तीन समस्याएं थी जिसके कारण चंपारण के किसान काफी पीड़ित थे। इन्हीं किसानों का एक लीडर राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी से 1916 में लखनऊ में मिला, उसने गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। और गांधी जब अप्रैल 17 में चंपारण आते हैं, यहाँ उन्होंने किसानों की समस्या को जानने की कोशिश की, किसानों के लिए सिग्नेचर मूवमेंट चलाया, यानी एक पत्र लिखा और जिस पर किसानों की सहमति ली गई। गांधी ने लगभग 1000 किसानों के सिग्नेचर कराए उस पर, यानी यहाँ के किसान वास्तविक रूप से इस नील की खेती से पीड़ित थे। और एक चीज और, चंपारण में जो सिस्टम चलाया जाता था उसे कहा जाता था तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं। बिहार में 20 कट्ठे का 20 कट्ठा बिहार में, इसको आप ऐसे ध्यान दीजिए, बिहार में 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, और 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको किसकी खेती करनी है, इंडिगो की खेती करनी है। ये कंपल्सरी था पूरे बिहार के किसानों के लिए। अब लेकिन ये कंपल्सरी इन क्षेत्रों में ज्यादा था, चंपारण चंपारण के इलाकों में तीन कठिया सिस्टम जो था मेनली इंडिगो, जहां इंडिगो क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता था उन्हीं क्षेत्रों में था। तो तीन कठिया सिस्टम ये याद रखना है आपको कि तीन कठिया सिस्टम किस
इससे संबंधित है, तो चंपारण से संबंधित है। तिनकटिया सिस्टम में क्या होता था, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर बिहार चंपारण के हर किसान को इंडिगो की खेती करनी होती थी, और इस इंडिगो का जो प्राइस है फैक्ट्री ओनर तय करता था, किसानों से बेगार कराया जाता था। और जर्मनी में जब केमिकल लैब्स में नील का प्रोडक्शन किया जाने लगा तो इनकी डिमांड्स भी काफी कम हुई, लेकिन फिर भी जो यहाँ के फैक्ट्री ओनर्स थे चंपारण के किसानों से जबरदस्ती इंडिगो का प्रोडक्शन करवाते रहे, जिसके कारण इन किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तरीके से खराब होती जा रही थी। और इसी के खिलाफ गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी में गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया। गांधी जी का जब बिहार आगमन होता है तो गांधी जी के बिहार आगमन में बिहार के कुछ तत्कालिक समय जो उनके कंटेम्प्रेरी लीडर्स थे बिहार के, जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, इन लोगों ने गांधी जी की सहायता की। और इसी चंपारण एग्रेरियन कमेटी का मेंबर किसे बनाया गया, गांधी जी को बनाया गया, और गांधी जी को बनाया गया, मेंबर बनाया गया, मतलब इसका चेयरमैन कोई और होगा, लेकिन गांधी जी को इसका मेंबर बनाया गया। और इसमें इस कमेटी ने यह तय किया कि जो चंपारण के पीजेंट्स हैं जो तिनकटिया सिस्टम के तहत खेती कर रहे हैं, इनके साथ ज्यादती की गई है, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। तो जो इनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं फैक्ट्री ओनर के द्वारा, ये कहा गया कि आपने जितना एक्स्ट्रा इनकम किया है इन किसानों के माध्यम से, उसका 25% जो है आप इनको रिटर्न कर दें। किसको, चंपारण के किसानों को। और इसी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के रिकमेंडेशन पर तिनकटिया सिस्टम को चंपारण से समाप्त कर दिया गया और किसानों के लिए 25% की रकम को वापस किया गया। और यहीं पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज देता हूं कि गांधी जी के लिए भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ। और गांधी के इस सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या कहा, गांधी को महात्मा कहा। गांधी को क्या कहा, गांधी को महात्मा कहा। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि किस सत्याग्रह के कारण गांधी को महात्मा कहा गया, तो चंपारण सत्याग्रह के कारण गांधी को महात्मा कहा गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी के जीवन का पहला ऐसा सत्याग्रह था जो उन्होंने भारत में प्रयोग के तौर पर किया था, और यह पूरी तरीके से सफल भी रहा। ठीक है, ये एक मैंने ब्रीफ नॉलेज दिया आपको चंपारण के बारे में। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। अगला पॉइंट है अहमदाबाद का। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये गांधी जी का भारत में सेकेंड मूवमेंट है। अहमदाबाद इसको कहा जाता है ऑनर लेबर डिस्प्यूट। जो फैक्ट्री लेबर्स थे, अहमदाबाद ये होता है 1918 में। इसे कहा जाता है अहमदाबाद के मिल मजदूरों का मूवमेंट। ये मूवमेंट किसका था, अहमदाबाद के जो फैक्ट्री लेबर्स थे, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। ये गांधी का भारत में दूसरा मूवमेंट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हुआ यह कि 1917-16 में इस रीजन में प्लेग फैल गया। प्लेग एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जो चूहे से अक्सर फैलता है, रैट्स से।
तो इसमें होता क्या है कि जिस टाइम अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था उस टाइम जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको उनके ऑनर ने कुछ बोनस दिया था। बोनस देने से जो उनकी सैलरी थी वो सैलरी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, जिनसे उनकी कुछ समस्याएं सॉल्व होने लगी, यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। लेकिन जैसे ही अहमदाबाद में प्लेग का प्रॉब्लम खत्म हुआ, फैक्ट्री के जो ऑनर्स थे उन ऑनर्स ने उस बोनस को वापस लेने की कोशिश की, जिसका विरोध कौन कर रहे थे, ये फैक्ट्री के लेबर्स कर रहे थे। मैं आपको दोबारा बता दूं कि अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण वहां के जो फैक्ट्री लेबर्स थे उनको बोनस दिया गया, लेकिन जैसे प्लेग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वहां के ऑनर ने उस बोनस को वापस लेने की कोशिश की, जिसका विरोध वहां के फैक्ट्री लेबर्स ने किया। गांधी जी को इस आंदोलन में फैक्ट्री वर्कर्स ने ही पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया और गांधी जी ने भारत में पहली बार इसी अहमदाबाद ऑनर लेबर डिस्प्यूट में हड़ताल किया, यानी धरने पर बैठे। और गांधी जी के कहने पर बाद में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया और जो उनको अगर 100% बोनस दिया गया था तो उसका 35% बोनस रहने दिया गया, यानी जो 35% बोनस है वो फैक्ट्री वर्कर्स को अभी भी मिलता रहा और फैक्ट्री वर्कर्स इससे खुश हो गए। ये गांधी जी का भारत में दूसरा मूवमेंट था। अब मैं तीसरे मूवमेंट की तरफ बढ़ूं, इसका नाम है खेड़ा मूवमेंट। जो थर्ड मूवमेंट है वो खेड़ा मूवमेंट है, खेड़ा पीजेंट मूवमेंट, ये भी 1918 का है। देखिए खेड़ा मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट में यहाँ पे जैसे जो खेड़ा प्लेस है, इस खेड़ा में एक उस टाइम के युवा लॉयर थे जिनका भारत के नेशनल मूवमेंट में बाद में काफी पार्टिसिपेशन रहा है। उनका नाम है सरदार पटेल। पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। खेड़ा गुजरात का ही एक स्थान है और यहाँ के पीजेंट के साथ प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देते हैं। हुआ क्योंकि इस टाइम में खेड़ा में एक तो सूखा पड़ा था, ड्रॉट था। सूखा पड़ने के कारण बारिश कम हुई और जो ग्रेन्स हैं या क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन है काफी कम हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स जो रेवेन्यू, जिस रेट पे रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ के पीजेंट से उसी रेट पर रेवेन्यू कलेक्शन की डिमांड की। मतलब ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम जिस रेट से रेवेन्यू कलेक्ट करते आ रहे हैं उसी रेट से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। लेकिन खेड़ा के पीजेंट्स का कहना था कि जब हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, तो हम आपको कर कहाँ से दें? अगर हम जीवित रहेंगे तभी हम आपको कर दे पाएंगे। तो खेड़ा में गांधी को बुलाया गया, खेड़ा में गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी को बुलाने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के सहयोगी थे जिनका नाम था इंदुलाल याग्निक। इन दोनों के कहने पर गांधी जी खेड़ा आते हैं और गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के लिए एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था कर मत दो मूवमेंट, यानी नो टैक्स गिव नो टैक्स, कर मत दो। मतलब अगर तुम्हारे पास अनाज नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, तो तुम टैक्स मत दो। ये गांधी जी का मूवमेंट चलाया गया कहाँ? खेड़ा में। कर मत दो, नो गिव टैक्स, कर मत दो, टैक्स नहीं देना है। मतलब गांधी जी ने यहाँ के किसानों की समस्याओं को समझा, जांचा और परखा। उसके बाद गांधी जी इस सॉल्यूशन पर पहुंचे कि जो यहाँ के बड़े किसान थे, जो यहाँ के बड़े लैंड ओनर्स थे, उनको गांधी जी ने कहा कि अगर आप टैक्स देने के लिए
सहमत हैं, अगर आपके पास उतना डेट्स है कि आप टैक्स पे कर सकते हैं तो आप टैक्स पे कीजिए। तो पीजेंट में भी दो ग्रुप्स था, एक बड़े किसान का जो ग्रुप था और एक स्मॉल किसान यानी जो छोटे किसानों का ग्रुप था। तो गांधी जी के कहने पर बड़े किसानों ने टैक्स पे किया जो टैक्स देने के हालात में थे, और छोटे किसान टैक्स देने के हालात में नहीं थे, उन्होंने टैक्स नहीं दिया। बाद में गांधी और गवर्नमेंट के बीच एक आम सहमति बनती है, एक समझौता हो जाता है, और अंग्रेज भी गांधी जी के इस मूवमेंट से सहमत हो जाते हैं, और खेड़ा मूवमेंट भी, खेड़ा पीजेंट मूवमेंट भी गांधी जी के जीवन का एक सफल आंदोलन। तो मैं आपको तीन चीजें बता देता हूं जो सीक्वेंस में हुई है, और आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। पहला हुआ चंपारण 1917 में, दूसरा हुआ अहमदाबाद 1980 में, तीसरा हुआ खेड़ा, ये भी 1980 में होता है, और इसके बाद अगला होगा रॉलेट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये डायरेक्टली 1990 में ही शुरू होगा। तो यहाँ गांधी जी के जो इनिशियल छोटे छोटे मूवमेंट्स थे जिसने गांधी जी को इंडिया में पॉपुलर बनाया, जिसमें पहला नाम चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा है। और हम अब आगे यहाँ से गांधी जी को इंडिया में एक बड़े लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करने में, अपने आप को स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि गांधी जी ने अपने जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको दूर कर लिया। जैसे कहा जाता है कि जो ये चंपारण है, अहमदाबाद और खेड़ा है, ये लीग मैचेस हैं, और सेमीफाइनल होगा रॉलेट और खिलाफत, और फाइनल है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कल हम रॉलेट और जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे, और फिर हम आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ओर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने गांधी जी के बारे में जो इनिशियल उनके मूवमेंट्स थे आपने जाना। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, और आप भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, पढ़ाई पर ध्यान। धन्यवाद।